अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारे पास जो जानकारी है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से शुरू होकर पेरिस ओलंपिक और फिर पैरालंपिक तक सब कुछ कवर करती है। और ये साल मतलब कई मायनों में बहुत खास था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की। ये वो सम्मान है जिनका हर खिलाड़ी को इंतजार रहता है। बिल्कुल। तो ये पुरस्कार दिए कब गए और किसके द्वारा? ये पुरस्कार देता है युवा मामले और खेल मंत्रालय, जिसके मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। अच्छा, पुरस्कार है तो साल 2024 के प्रदर्शन के लिए, लेकिन इनका वितरण हुआ 17 जनवरी 2025 को। ओहो, अगले साल। जी, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से। ठीक है, तो सबसे बड़े सम्मान से शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 25 लाख की पुरस्कार राशि। जी, इस साल ये सबसे बड़ा सम्मान किन सितारों को मिला? इस बार 4 खिलाड़ियों को ये सर्वोच्च सम्मान मिला है। 4 खिलाड़ियों को? जी हाँ। पहली है शूटर मनु भाकर, हाँ। दूसरे हैं शतरंज के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, तीसरे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, और चौथे हैं पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। क्या बात है, जिन्होंने टोक्यो में सिल्वर जीता था। जी, हाई जंप में। तो खेल रत्न मिलना उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का एक सबूत है, और इन चारों को एक साथ ये सम्मान मिलना ये दिखाता है कि भारत में खेल कितना विविध हो गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शूटिंग, शतरंज, हॉकी, पैरा एथलेटिक्स सब टॉप पर। यही इस साल के पुरस्कारों की खासियत है। जी, ये सिर्फ एक खेल के दबदबे की कहानी नहीं, बल्कि कई खेलों के एक साथ आगे बढ़ने का संकेत है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। इसकी पुरस्कार राशि है 15 लाख। लिस्ट तो मैंने देखी काफी लंबी है। हाँ, कुल 34 विजेता हैं। 34? हाँ। पर इसे थोड़ा समझना होगा। इसमें से 32 पुरस्कार रेगुलर श्रेणी में है। अच्छा। और 2 पुरस्कार है लाइफ टाइम श्रेणी में, उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने जीवन भर खेल में योगदान दिया है। लाइफ टाइम श्रेणी हमेशा दिलचस्प होती है। कौन है वो दिग्गज? इसमें पहले है एथलेटिक्स से सुच्चा सिंह जी, और दूसरे हैं पैरा तैराकी से मुरलीकांत राजाराम पिटकर जी। अरे हाँ, इन पर तो अभी फिल्म भी आई थी। जी, चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन ने उनका किरदार निभाया था। क्या अविश्वसनीय कहानी है उनकी। सेना के जवान जो जंग में घायल हुए और फिर भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। सही बात है। ऐसी कहानियों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है। अपने भी करेंगे। जैसे हॉकी की जान कही जाने वाली सलीमा टेटे। हाँ। और कुश्ती के युवा स्टार अमन सहरावत। अच्छा, तो ये पुरस्कार पेरिस में उनके प्रदर्शन से ठीक पहले एक तरह से उनकी हौसला अफजाई के लिए थे, कह सकते हैं। इस लिस्ट में शूटर स्वप्निल कुशाले, एथलीट ज्योति याराजी, भाला फेंक में अन्नू रानी और पैरा एथलीट नवदीप सिंह जैसे कई और बड़े नाम भी हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ गुरुओं का सम्मान भी जरूरी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में क्या जानकारी है? द्रोणाचार्य पुरस्कार भी 2 श्रेणियों में दिए गए। रेगुलर में है पैराशूटिंग कोच सुभाष राणा और हॉकी कोच संदीप सांगवान। और लाइफ टाइम श्रेणी में फुटबॉल के 2 बड़े कोच एस मुरलीधरन और अरमांडो इनेलो कोलाको को सम्मानित किया गया। और एक और ट्रॉफी है मौलाना अबुल कलाम आजाद MAK ट्रॉफी मिली है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में हमने देखा कि मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मिला। जी। और यही खिलाड़ी जब पेरिस पहुंचे तो उन्होंने इस सम्मान को सही साबित कर दिखाया। चलिए अब सीधे पेरिस चलते हैं। बिल्कुल। पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि 33वां संस्करण था, और इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन, सबके लिए खुले खेल। भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों का एक मजबूत दल गया था। दल का नेतृत्व शेफ डी मिशन गगन नारंग के पास था। जी, शूटर गगन नारंग। ये शेफ डी मिशन का रोल असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। शेफ डी मिशन सिर्फ दल का चेहरा नहीं होते, वो खिलाड़ियों, कोचों और आयोजन समिति के बीच एक पुल का काम करते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग से लेकर रहने खाने तक कोई परेशानी न हो, सब नियम कायदों का पालन हो, ये सब सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। एक तरह से वो पूरे दल के संरक्षक होते हैं। समझ गया। मैंने ये भी सुना था कि इस बार कुछ बहुत ही मजेदार नए खेल शामिल हुए हैं, जैसे कोई डांस जैसा स्पोर्ट, ब्रेकिंग। हाँ, ब्रेकिंग। इस बार 4 नए खेल शामिल हुए हैं: ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। इन्हें ओलंपिक में क्यों शामिल किया जा रहा है? इसके पीछे IOC का मकसद है खेलों को युवा पीढ़ी के और करीब लाना।
ब्रेकिंग, जो हिप हॉप कल्चर का एक डांस फॉर्म है, उसे शामिल करना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दिलचस्प है। ओलंपिक को ज्यादा शहरी और युवा बनाने की कोशिश। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में था, पदक तालिका। यूएसए और चीन तो अपनी जगह पर है, पहले और दूसरे, हमेशा की तरह। लेकिन भारत 71वें स्थान पर, कुल 6 पदकों के साथ, और एक भी स्वर्ण नहीं। हाँ, ये थोड़ी निराशाजनक बात रही। नीरज चोपड़ा से, शूटिंग टीम से गोल्ड की बहुत उम्मीदें थीं। क्या ये प्रदर्शन उम्मीद से कम नहीं रह गया? देखिए, इसके दो पहलू हैं। अगर हम सिर्फ पदकों की संख्या और गोल्ड की कमी को देखें तो हाँ, निराशा जरूर है। टोक्यो के बाद उम्मीदें बढ़ गई थीं। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पहलू है प्रतिस्पर्धा का स्तर। ओलंपिक में एक एक पदक जीतना कितना मुश्किल होता है। हमारे कई एथलीट बहुत मामूली अंतर से पदक से चूके। तो इसे पूरी तरह से विफलता कहना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी चेक जरूर है। ठीक है, तो उन 6 पदकों की बात करते हैं जो हमने जीते। 1 रजत और 5 कांस्य। एकमात्र रजत तो देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम रहा। हाँ, नीरज ने 89.45 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक जीता। स्वर्ण ना जीत पाने की कसक तो होगी, लेकिन लगातार 2 ओलंपिक में पदक, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक उपलब्धि है, बिल्कुल। अब बात करते हैं 5 कांस्य पदकों की। भारत का खाता शूटर मनु भाकर ने खोला था, है ना? जी। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीतकर भारत पर से, मतलब वो शुरुआती दबाव हटाया। और उन्होंने एक और मेडल जीता था। हाँ, उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड टीम पिस्टल इवेंट में एक और कांस्य पदक जीता। कमाल है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक। जी, खासकर टोक्यो के बाद ये एक शानदार वापसी थी। बिल्कुल। बाकी 3 कांस्य पदक किसने जीते? तीसरा कांस्य स्वप्निल कुशाले ने जीता 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में। अच्छा। चौथा पदक हमारी पुरुष हॉकी टीम ने जीता, स्पेन को हराकर। जी। और 5वां और अंतिम कांस्य पदक जीता युवा पहलवान अमन सहरावत ने। स्वप्निल कुशाले का इवेंट 50 मीटर राइफल 3P, ये सुनने में ही काफी मुश्किल लगता है। ये 3P क्या है? 3P का मतलब है 3 पोजीशंस। 3 पोजीशंस। हाँ, यानी घुटना टेक कर, लेट कर और खड़े होकर, तीनों पोजीशन से 40-40 शॉट लगाने होते हैं। बाप रे, ये शूटिंग का सबसे मुश्किल और लंबा इवेंट माना जाता है। इसमें शूटर की शारीरिक, मानसिक, हर तरह से कठिन परीक्षा होती है। तो इस इवेंट में पदक जीतना वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो पेरिस ओलंपिक में 6 पदकों के साथ भारत की कहानी खत्म हुई, लेकिन पेरिस में खेल का उत्सव अभी बाकी था। जी हाँ। और इसके बाद हमारे पैरा एथलीटों ने जो किया वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास बन गया। आपने बिल्कुल सही कहा। अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 की 17वां संस्करण। जी। और भारत ने यहाँ एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत से 84 खिलाड़ियों का दल गया था। हाँ, और शेफ डी मिशन थे सत्यप्रकाश सांगवान। हाँ। उद्घाटन में ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। तो प्रदर्शन कैसा रहा? प्रदर्शन को एक शब्द में कहूं तो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। भारत ने कुल 29 पदक जीते। 29, जी। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। और हम पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहे। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक प्रदर्शन है। 29 पदक, ये तो कमाल है। ओलंपिक में 6 और पैरालंपिक में 29। रैंक में भी 71वें से सीधे 18वें पर। जी। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये क्या कहता है? हम पैरालंपिक में इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, भारत ने कुछ खास पैरा खेलों में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है, जैसे एथलेटिक्स, खासकर भाला फेंक और शूटिंग। फोकस बहुत है इन खेलों पर। बिल्कुल। दूसरा, पैरा खेलों में प्रतिस्पर्धा का ढांचा थोड़ा अलग है। भारत ने सही समय पर इस अवसर को पहचाना और निवेश किया। और तीसरा, हमारे पैरा एथलीटों का जज्बा, वो असाधारण है। ये वाकई एक दिलचस्प विश्लेषण है। अब उन 7 स्वर्ण वीरों की बात करते हैं जिन्होंने तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराया। इन 7 का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। सबसे पहले अवनी लेखरा। शूटिंग। शूटिंग में उन्होंने भारत के लिए पहला पदक, और वो भी स्वर्ण जीता। उन्होंने ही खाता खोला था। जी। उन्होंने बाकी खिलाड़ियों के लिए जीत का रास्ता खोल दिया। दूसरे स्वर्ण विजेता थे बैडमिंटन में नितेश कुमार। और तीसरे तो सुमित अंतिल ही होंगे। जाहिर है, सुमित अंतिल ने भाला फेंक की F64 कैटेगरी में अपना दबदबा कायम रखते हुए स्वर्ण जीता। ये F64 कैटेगरी क्या है?
पैरा एथलेटिक्स में ये वर्गीकरण कैसे होता है? इसमें खिलाड़ियों को उनकी अक्षमता के स्तर के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाता है ताकि मुकाबला बराबरी का हो। F64 कैटेगरी का मतलब उन एथलीटों से है जिनके पैर में कोई समस्या है और वे कृत्रिम अंग के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अच्छा, तो ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है। ठीक है। बाकी के 4 स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? चौथे थे हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, 5वें थे धर्मवीर क्लब थ्रो में। क्लब थ्रो? जी। 6ठे थे प्रवीण कुमार हाई जंप में स्वर्ण, और 7वें और अंतिम स्वर्ण पदक विजेता थे नवदीप सिंह। भाला फेंक में एक और गोल्ड। जी, भाला फेंक में भारत के लिए अंतिम पदक, वो भी स्वर्ण। 7 स्वर्ण पदक, ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है। अवनी लेखरा का गोल्ड से खाता खोलना और नवदीप का गोल्ड पर अंत करना, क्या शानदार सफर था। निश्चित रूप से ये प्रदर्शन सिर्फ पदकों की गिनती नहीं है, बल्कि ये हमारे खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है। और ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 2024 भारतीय खेलों के लिए एक मिलाजुला साल रहा। ओलंपिक में एक मजबूत लेकिन शायद उम्मीद से थोड़ा कम प्रदर्शन, और पैरालंपिक में एक ऐसा प्रदर्शन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब सबकी नजरें लॉस एंजलिस 2028 पर हैं। बिल्कुल। और पेरिस का प्रदर्शन LA 2028 की तैयारी के लिए एक मजबूत नींव रखता है। यहाँ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जी। हमने देखा कि पैरालंपिक में एक फोकस्ड अप्रोच ने हमें असाधारण सफलता दिलाई। तो क्या हमारे ओलंपिक प्रोग्राम को भी कुछ चुनिंदा खेलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, या हमें हर खेल में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।